Now let's study the fourth and last lecture in the cardiovascular physiology about the regulation of the arterial pressure. तो इसके 3 important regulatory system है, लेकिन हमारे सारे books में 2 mention है, exam में भी 2 आते हैं, तो we will go with these 2. So the one is fast and the other one is slower. The fast is neural mechanism that is through baroreceptors, and the slower one is hormonal mechanism that is through renin, angiotensin, aldosterone mechanism. ठीक है? रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स, याद रखिए कि इसमें जो हमने पैटर्न बनाया है ये एक फ्लो में जाए। एक फ्लो में का मतलब ये है कि अगर इसमें आप एक कंपोनेंट को ज्यादा करोगे तो बाकी जितने कंपोनेंट्स है वो उसके साथ ज्यादा होते रहेंगे, ठीक है। और अगर एक कंपोनेंट को इसमें आप स्लो करोगे तो उसके आगे जितने भी कंपोनेंट हैं वो ऑटोमेटिकली स्लो होते रहेंगे, ठीक है। एंड दैट विल हेल्प यू सॉल्व एनी ट्रिकी क्वेश्चन इन द एग्जाम। अच्छा, फर्स्ट लेट मी मेक ए वेरी सिंपलिस्टिक टाइप ऑफ डायग्राम कि ये हमारे साथ आर्च ऑफ आयोटा हो गया, ठीक है। और ये हम बना देंगे बाइफर्केशन ऑफ द ब्लड वेसल्स और सोली टू मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा और इसमें ये हो गया न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटैरिस, ठीक है। और ये हो जाएगा हार्ट, और ये एक नर्व और ये दूसरा नर्व। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माय डायग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कैरोटिड साइनस कहते हैं, इसको आयोटिक आर्च के बेरोरिसेप्टर्स कह देंगे। ये न्यूक्लियस टेक्टस सैलिटेरिस हो गया, ये क्रेनियल नर्व 9 हो गया, ये क्रेनियल नर्व 10 लाइक जिसको हम वेगस भी कहते हैं, इसको हम ग्लोसोफेरिंजियल या हेरिंग कहते हैं। और ये हो गया हमारा हार्ट, ठीक है। नाउ हार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड आता है और यहाँ से इंजेक्ट होता है, ठीक है। सो ये है वीनस रिटर्न, और इसमें जो वॉल्यूम होता है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। सो नाउ लेट्स डिस्कस द पाथवे। पाथवे क्या है कि baroreceptor are stretch receptors that are located within the walls of the carotid sinuses near the bifurcation of the common carotid arteries, and they are more sensitive, ये point रहा था कि to the changes in the arterial pressure, but rapidly decreasing pressure produce greatest response. Rapidly decreasing pressure, don't forget this point. जबकि baroreceptors in the aortic arch जो हैं ये वाले, ठीक है, they respond to the increase in the arterial pressure but not to decrease, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, for understanding purpose we make a loop and just you know it, you can solve any problem related to it. So the first हमें पता है कि venous return ये वाला आएगा, ये हार्ट में जाएगा तो end diastolic वॉल्यूम बनाएगा, end diastolic वॉल्यूम आखिर में is stroke वॉल्यूम बाहर निकलेगा। ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये बनाएगा विद हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट, ठीक है। और ये कार्डियक आउटपुट जब यहाँ निकलेगा तो ये कैरोटिड के और आयोटिक आर्च के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे भी स्ट्रेच कर सकता है और यहाँ पे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच ऑन द बेरोरिसेप्टर्स, दीज बेरोरिसेप्टर्स आर सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 9, ठीक है। तो यहाँ फायरिंग बाय क्रेनियल नर्व 9 होगी एंड दैट विल गो टू द न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सॉलिटैरिस इन द मेडुला। और न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सॉलिटैरिस जो है वो एक्साइट हो जाएगा और वहां से ये एक्साइट करेगा फर्दर क्रेनियल नर्व 10 को। वो क्रेनियल नर्व 10 वेगस है, और देन हम वेगस का इफेक्ट हार्ट पे जानते हैं कि अगर वेगस की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि सिंपैथेटिक को डोमिनेट कर जाएगी और हार्ट रेट कम हो जाएगा। और अगर वेगस की फायरिंग कम होगी तो वहां पे सिंपैथेटिक डोमिनेट हो जाएगा और हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगी। सो होप you now understand this too, that venous return in diastolic volume, stroke volume, cardiac output, stretch on baroreceptors, firing by cranial nerve and 10, excitation of the nucleus of Tectus solitaris, firing by cranial nerve 9, and then effect on the heart. तो अगर लेट सपोज कि मैं venous return को कम करूं तो सारे कम हो जाएंगे यहाँ तक कि आखिर में फायरिंग बाय क्रेनियल नर्व 9 कम हो जाएगा और हार्ट जो है बीट इसकी ज्यादा हो जाएगी। और venous रिटर्न कैसे कम होगा, लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन को ब्लीड हो गया है, वो शॉक में चला जाता है, सो वी ऑलरेडी नो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ शॉक इज टैकीकार्डिया। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। बिफोर स्टार्टिंग लेट्स रिकॉल द क्रेनियल नर्व वेगस इज इनहिबिटरी टू हार्ट, जो कि हमें पहले से पता है, एंड इट मींस दैट इफ द फायरिंग बाय वेगस नर्व इंक्रीजेस हार्ट रेट विल डिक्रीज, सिंपल। अच्छा, नंबर फर्स्ट सिनेरियो हमारे साथ आ जाता है ब्लड लॉस। तो लेट्स कम टू द लो, ब्लड लॉस में वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा, तो वीनस रिटर्न तो हार्ट में इंडायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा।
इंडास्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, और कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रेच ऑन द कैरोटिड बेरोरिसेप्टर कम होगा, और अगर वो कम होगा सो देयर विल बी डिक्रीज फायरिंग बाय क्रीनियल नर्व 9, दैट्स कॉल्ड हेरिंग्स नर्व, इसको हम कहते हैं, ये स्पेसिफिकली जो ये सेंसेशन लेके जाता है। एंड देन द एक्साइटेशन ऑफ द nucleus tectus solitaris will decrease, that will decrease the firing by cranial nerve 10, और हमें पता है कि cranial nerve 10 की फायरिंग डिक्रीज होगी तो हार्ट पे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट डिक्रीज होगा, और हमें पता है कि हार्ट की तो डुअल सप्लाई है, तो अगर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट कम होगा तो सिंपैथेटिक डोमिनेट करेगा, और इफ द सिंपैथेटिक डोमिनेट दैट विल इंक्रीज द हार्ट रेट एज वेल एज कंट्रैक्टिलिटी। सो व्हाट इफ somewhat hit your carotid sinus, like for example ये जो आपका कैरोटिड साइनस है इसको किसी ने हिट किया, हिट का मतलब ये कि इसका प्रेशर ज्यादा किया, मतलब ये है कि ये क्रेनियल नर्व 9 की फायरिंग ज्यादा होगी, न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोल्टेरिस की फायरिंग ज्यादा होगी, पैरासिम्पैथेटिक की फायरिंग ज्यादा होगी, और पैरासिम्पैथेटिक जो है हार्ट रेट कम करेगा, सो दैट इज व्हाई a sudden blow on the carotid sinus can lead the person into arrest, ठीक है, या syncope। So just pick any point along the loop and you can pick any problem, ठीक है। So अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं कि लेट्स सपोज एक पर्सन का वीनस रिटर्न हो गया, सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन, तो आपको इसमें से कोई भी वो दे देंगे पॉइंट, सो यू कैन इजीली पिक कि अगर आपको कार्डियक आउटपुट दिया होगा कि डिक्रीज तो डेफिनेटली डिक्रीज, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया होगा कि डिक्रीज तो डेफिनेटली डिक्रीज, ठीक है। सो you have to pick the answer from this loop. Now let's come to the slower pathway, that is renin angiotensin aldosterone system। तो हम क्या करेंगे कि हम एक किडनी बना लेंगे ऐसे, तो किडनी में क्या है कि अगर इसको परफ्यूजन मीन ब्लड कम जा रहा है, ठीक है, ब्लड कम जा रहा है इसका मतलब यह है कि ये सेंस कर लेती है कि बीपी तो कम है, तो यहाँ पे किडनी में जो जेजी सेल्स हैं, जेजी सेल्स क्या कर देते हैं, इट रिलीजेस एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड रेनिन, तो रेनिन क्या करेगा, प्लाज्मा में एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, और ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में बाय एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये होगा मेनली पल्मोनरी प्राइमरली इन द लंग में होगा, ठीक है। तो फिर एंजियोटेंसिन जो है इसका इसके 4 इफेक्ट है। नंबर फर्स्ट ये कि इट इंक्रीजेस द थर्स्ट एंड द पर्सन ड्रिंक्स मोर वाटर, तो मोर वाटर का मतलब ये है कि यहाँ पे ये परफ्यूजन ज्यादा करने की कोशिश करेगा, सो इंक्रीज द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम हेल्प टू इंक्रीज द बीपी। सेकंड ये काम करेगा कि वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स करेगा, तो ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा करेगा, और हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा करेगा तो ये अच्छा नीचे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किए देते हैं कि तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा याद रखिए कि एंजियोटेंसिन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन पंप, ठीक है, एक्सचेंज इन द पीसीटी, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसकी एक्टिविटी ज्यादा करेगा तो सोडियम अंदर जाएगा, और सोडियम अंदर जाएगा तो हमें पता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सबसे ज्यादा वाटर सोडियम के साथ अंदर जाता है, और अगर प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम अंदर जाता है, वाटर जाता है, दैट इंक्रीज द वाटर कंसंट्रेशन इन द plasma, or once again it will tend to increase the blood pressure and it increases the synthesis and secretion of aldosterone, ठीक है। तो ग्लैमुरुलोसा रेटिकुलरिस एंड फेसिकुलेटा ये आपको याद होंगे, तो सॉरी जीएफआर, तो एफआर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ग्लैमुरुलरिस जो है ये हमने कहा था कि ये एसीटीएच के अंदर काम नहीं करता, इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 इसको एक्टिवेट करता है, तो वही स्टीरॉयडोजेनेसिस पाथवे आपको याद हो, तो उस पाथवे के थ्रू अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, और हमें अल्डोस्टेरोन के एक्शन का पता है कि अल्डोस्टेरोन क्या करता है, डिस्टल ट्यूब्यूल में जो प्रिंसिपल सेल और अल्फा इंटरकलेटेड सेल हमने पढ़े थे, वहां पे ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करेगा और उसके साथ वाटर और प्लाज्मा वॉल्यूम से ज्यादा करेगा, जबकि सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एंड काजेस हाइपोकैलेमिया एंड अल्कलोसिस, ठीक है। तो with these overall effect the renin angiotensin aldosterone system will try to increase the blood pressure। Now we will study control of special circulation। special circulation का मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट जो है ये कौन कौन से ऑर्गन को कितना जाता है, ठीक है। अच्छा हर एक ऑर्गन में फिर हमारे साथ 2 टाइप्स के कंट्रोल होते हैं, एक वहाँ पे परफ्यूजन को लोकल मेटाबोलाइट कंट्रोल करती है, और दूसरा उसको सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है, ठीक है।
तो बाज ऑर्गन्स में लोकल मेटाबोलाइट्स कंट्रोल मैकेनिज्म डोमिनेंट होगा, बाज में सिंपैथेटिक कंट्रोल डोमिनेंट होगा। और हम ये भी पढ़ेंगे कि वो जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं कौन कौन से और ऑर्गन स्पेसिफिक ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोरोनरी सिस्टम। तो कोरोनरी सिस्टम में हमारे साथ क्या है कि द लोकल मेटाबोलाइट सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, जबकि सिंपैथेटिक इसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। सो व्हेनेवर यू आर आस्क इन द एग्जाम के द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कोरोनरी वेसल्स में क्या है, सो दैट इज लोकल मेटाबोलाइट मैकेनिज्म। और जो वेजो एक्टिव मेटाबोलाइट है इसका लोकल, वो है एडिनोसिन। अच्छा, दूसरा ये है कि सेरेब्रल वास्कुलर जो 15% कार्डियक आउटपुट रिसीव करता है, और इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म लोकल मेटाबोलाइट मैकेनिज्म है। और जो सिंपैथेटिक कंट्रोल है वो इसका लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका मेन मेटाबोलाइट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो मसल्स जो है ये थोड़े ट्रिकी हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज लोकल मेटाबोलाइट है, और हमें पता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेनली हमारे साथ लैक्टेट बनता है, एंड बिसाइड लैक्टेज पोटेशियम एंड एडेनोसिन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन रेस्ट में हमारे साथ सिंपैथेटिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और हमें इसके पता है कि इसके दो रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर। अल्फा 1 कंट्रैक्शन काज करेगा और बीटा 2 डायलेशन। तो अगर आपको मसल्स में रेस्टिंग मसल्स आए हों, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज लोकल मेटाबोलाइट। और मेटाबोलाइट्स क्या है, लैक्टेट स्पेसिफिकली, आल्सो पोटेशियम एडेनोसिन। और रेस्टिंग कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज सिंपैथेटिक कंट्रोल। अच्छा, स्किन जो है वंस अगेन कम ब्लड रिसीव करता है, दैट इज 5%, और इसका लोकल मेटाबोलाइट जो है वो पुअर मैकेनिज्म या लीस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कोई सच मेटाबोलाइट्स इसके मेंशन नहीं है, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो है सिंपैथेटिक, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। और फिर हमारे साथ है पल्मोनरी, जो कि 100% ऑफ द कार्डियक आउटपुट रिसीव करता है। दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, और इसका लोकल मेटाबोलाइट मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें हाइपोक्सिया जो है ये वेजो कंस्ट्रक्शन काज करेगी। बाकी ऑर्गन में हाइपोक्सिया वेजोडाइलेशन काज करती है, लेकिन पल्मोनरी वास्कुलेशन में हाइपोक्सिया जो है जो वेजल कंस्ट्रक्शन, और उसका सिंपैथेटिक लीस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म है। So the pulmonary circulation is unique. It receives almost all of the cardiac output, and decrease in the oxygen, i.e. hypoxia, causes vasoconstriction of the pulmonary vessel. In other organ, when oxygen is low, for example, carbon dioxide is high, this result in the vasodilation. This phenomena is called hypoxic vasoconstriction. जब हाइपोक्सिया हो जाता है और वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, एंड दिस इज स्पेसिफिक टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एग्जाम में आड़े टेढ़े क्वेश्चन इस पे आते हैं, लेकिन याद रखें कि इन रिजल्ट यही इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, हाइपोक्सिया एंड वेजो कंस्ट्रक्शन। नेवर फॉरगेट, डोंट बी कंफ्यूज विद द लेंथी टर्निंग एंड ट्विस्टिंग सिनेरियो। इन रिजल्ट आपका यही होगा कि हाइपोक्सिया विल कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन इन पल्मोनरी वास्कुलेचर। With this, we come to the end of this discussion. Thank you so much, and please remember me in prayer.